नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। नोएडा की सोसाइटी में गार्ड्स और लोगों के बीच हुई मारपीट, जमकर चली लाठियां, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बदले माफिया अतीक अहमद के सुर, सीएम योगी की तारीफ कर बताया बहादुर और ईमानदार। तालाब से अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने बवाल, दो पक्ष आपस में भिड़े, पुलिसकर्मियों से भी की बदसलूकी। डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाते थे मौसमी का जूस, अब रैकेट का हुआ पर्दाफाश। मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने का आरोप, मरीज की मौत, अस्पताल किया गया सील। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि नोएडा में 20 अक्टूबर को एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। यहां सोसाइटी के कुछ लोगों और गार्ड्स के बीच मारपीट होते दिखी है और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है और जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 78 हाइट पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है। इन सोसाइटी के लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एओए के चुनाव को लेकर हाइट पार्क सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से माहौल बना हुआ है और बता दें जो वहां का माहौल है वो भी गरमाया हुआ है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि एओए की पूर्व टीम के बिना चुनाव के खुद को निर्विरोध चुन लिया और जिसके बाद सोसाइटी ने दोबारा चुनाव करवाए। वहीं बीते दिनों एओए की टीम चुनाव जीती है और वहीं एओ की टीम की मीटिंग हुई जिसमें सोसाइटी के गार्ड पहुंचे गए और इसी के बीच निवासियों और गार्ड्स के बीच हंगामा हो गया और रेजिडेंट्स का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की और सामने आई घटना का वीडियो भी एक और गार्ड्स का एक समूह दिख रहा है तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स का दोनों के बीच चीखम चिल्ली के साथ मारपीट होती दिख रही है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट्स महिलाएं गार्ड समूह की महिलाओं के बाल खींचते और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गुजरात के साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए और अतीक अहमद के बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया है उसे। और कोर्ट से निकलने के दौरान जब मीडिया से उसने बात करनी चाहिए तो अतीक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा और पेशी के बाद बाहर आकर अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर मुख्यमंत्री हैं और बहुत ईमानदार भी हैं और काफी मेहनत भी करते हैं। अतीक की जबान से ये तारीफें सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि ये बात जाहिर है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को लखनऊ कोर्ट में पेश करने के लिए रात ही गुजरात से लाया गया है और उसे साबरमती जेल से लखनऊ जेल में शिफ्ट करा दिया गया है। भारी फोर्स के बीच अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई है। यूं तो अतीक गुजरात जेल में है लेकिन यूपी सरकार लगातार उसके खिलाफ एक्शन लेती रही है। हर कुछ दिन पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और माना जा रहा है कि अभी तक अतीक और उसके गुर्गों की संपत्तियां मिलाकर माफिया अतीक को कुल 10 अरब की चोट पहुंची है। 2005 की जनवरी में इलाहाबाद में बसपा विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ था। रिपोर्ट आई थी कि कुल 5 बदमाशों ने राजू के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और इस फायरिंग में राजू पाल की मौत हो गई थी और इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद था और इस दौरान अतीक अहमद और राजू पाल में दुश्मनी चल रही थी। वहीं सियासी विवाद भी था।
यूपी के कौशाम्बी में तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही बवाल हो गया। शिकायतकर्ता और अवैध अतिक्रमणकारी आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस कर्मियों ने थाना प्रभारी को जानकारी दी। फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी बवालियों को पकड़कर थाने उठाकर ले गए और राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और बता दें कि मंझनपुर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत पूरब शरीरा के अंतर्गत पुनवार गांव में 3 बिस्वा का एक तालाब है। तालाब में पूर्व प्रधान के भाई अश्वरीलाल ने कब्जा कर निर्माण कर रखा है और गांव के ही शिवबरन आदि ने अवैध कब्जे की शिकायत समाधान दिवस में की थी। और बता दें कि शिकायत प्राप्त होने के बाद सदर एसडीएम प्रखर उत्तम ने राजस्व टीम भेजकर तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का फरमान जारी कर दिया और एसडीएम का आदेश पाते ही राजस्व निरीक्षण सुरेंद्र सिंह और लेखपाल सुरेंद्र चौरसिया और प्रशांत उपाध्यक्ष पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। 3 रोड और शेड गिराने की जानकारी जैसे ही अतिक्रमणकारियों को हुई तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता शिवबरन आदि ने भी तालाब के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है और उनसे भी अवैध कब्जा हटवाया जाए और इस बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए और उनके बीच गाली गलोच शुरू हो गई। देखते ही देखते गाली गलोच मारपीट में तब्दील हो गई और राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी और मारपीट देख पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उनसे भी भिड़ गए और आरोप है कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ बदसलूकी भी की गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस कर्मियों ने पश्चिम शरीरा थाना अध्यक्ष भवानी सिंह को भी घटना की जानकारी दी और फौरन थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर वो पहुंच चुके थे। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की जिंदगी के खिलवाड़ करने का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। बता दें यहां चंद पैसों की लालच में डेंगू की बीमारी की चपेट में आए एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया और प्लेटलेट्स में मौसम्बी के जूस की मिलावट किए जाने की वजह से मरीज की हालत बिगड़ गई और कुछ घंटों बाद ही दूसरे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दखल के बाद मरीज को मौसम्बी के जूस वाली प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को यह जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय होकर मिलावटी खून और प्लेटलेट्स का गठबंधन कर रहा है और इस गिरोह के लोगों ने मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों के साथ ही तमाम दूसरे लोगों को भी प्लेटलेट्स के साथ ही मौसम्बी का जूस मिलाकर उसे ऊंचे दाम में बेच दिया और इसमें से कई लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। पुलिस अब तक गिरोह के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हिरासत में लिए गए लोगों ने गहराई से पूछताछ की जा रही है और बता दें इसके बाद कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है और मौसम्बी के जूस का रंग प्लेटलेट्स के कलर जैसा ही होता है। ऐसे में मौसम्बी के जूस की मिलावट किए जाने से आसानी से प्लेटलेट्स के मिलावटी या नकली होने का पता नहीं लग जा सकता है। और गिरोह के लोगों ने बड़ी संख्या में शहर के नामचीन अस्पतालों के ब्लड बैंक की स्लिप भी छपवा रखी थी और ये मिलावटी प्लेटलेट्स और ब्लड पर बड़े अस्पतालों की फर्जी स्लिप चिपका देते थे और साथ ही जरूरतमंद लोगों को फर्जी रसीदें भी देते थे। इसके पीड़ितों के साथ ही मरीजों को खून और प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले डॉक्टर्स और अस्पतालों को मौत के खूनी खेल के बारे में अंदाजा नहीं लग पाता। बता दें पुलिस अब तक हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 2 दर्जन से ज्यादा यूनिट प्लेटलेट्स बरामद कर चुकी है और संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों डेंगू ने तेजी से पैर पसार रखे हैं और अब तक सैकड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं जबकि बड़ी तादाद में डेंगू के संदिग्ध मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कई लोगों को हालत गंभीर होने के बावजूद प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने की जरूरत पड़ रही है। लोगों को इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गिरोह से जुड़े हुए लोगों ने प्लेटलेट्स के गौरख धंधे की शुरुआत कर दी और जानकारी के मुताबिक गिरोह के लोग कहीं से प्लेटलेट्स का जुगाड़ कर लेते हैं और इसके बाद ये हर यूनिट में करीब 1/3 प्लेटलेट्स और 2/3 मौसम्बी का जूस मिला देते हैं। मौसम्बी का जूस मिलते ही प्लेटलेट्स को ये उन जरूरतमंद लोगों को 4 से 8 हजार रुपए में बेचते हैं और जिनकी मरीजों की हालत गंभीर होती है और उन्हें आसानी से प्लेटलेट्स नहीं मिल पाता है। ये ज्यादातर उन्हें लोगों को अपना शिकार बनाते हैं
और गिरोह के लोगों को लगता है कि प्लेटलेट्स और मौसम्बी के जूस का कलर एक सा ही होता है। ऐसे में कोई भी उनके इस गोरख धंधे को आसानी से समझ नहीं पाएगा। इसके साथ ही इन्हें ये लगता है कि मौसम्बी का जूस मरीजों को इतना नुकसान नहीं करेगा जिसकी उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगेगी। प्रयागराज जिले में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित रूप से मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने को लेकर ये एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। मरीज की बाद में मौत हो गई। और बता दें, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ट्वीट और उनके आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अस्पताल को सील कर दिया गया है जहां मरीज की कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मरीज प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ने के बाद उसे शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। निजी अस्पताल के मालिक ने दावा किया है कि प्लेटलेट्स किसी अन्य चिकित्सा केंद्र से लाए गए थे और 3 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद मरीज को दिक्कत होने लगी थी। उप मुख्यमंत्री पाठक ने ट्वीट करके जनपद प्रयागराज में एलवा स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा देने के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में अस्पतालों को तत्काल सील कर दिया गया है और प्लेटलेट्स पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल प्रबंधक दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो मरीजों की मौत गलत प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के कारण हुई और इन प्लेटलेट्स के नमूनों की जांच की जाएगी। धूमनगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अस्पताल को सील करने के कारण पूछे जाने पर एक अधिकारी के नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया गया और नमूनों की जांच होने तक अस्पताल सील रहेगा। और ये पूछे जाने पर नमूनों की जांच कौन करेगा, उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच करेगी और औषधि के निरीक्षण इसकी जांच करेगा। वहीं धूमनगंज स्थित अस्पताल के मालिक सौरभ मिश्रा ने बताया कि प्रदीप पांडे डेंगू से पीड़ित था और वह उनके अस्पताल में भर्ती कराया हुआ था और उन्होंने कहा कि मरीजों का प्लेटलेट्स का स्तर गिरकर 17,000 पर आने के बाद उसके तीमारदारों को प्लेटलेट्स लाने को कहा गया। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक में आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात में खुलासा हुआ है। शहर के करछना थाना इलाके के भीरपुर चौकी क्षेत्र में 3 दिन पहले एक युवक के सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। एक बंद ढाबे के सामने शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वारदात विभत्स है और जानकारी के मुताबिक शव को जलाने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से बॉडी की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है और जांच का दायरा बढ़ता है और प्रयागराज पुलिस ने मृतक की पहचान करी है। साथ ही मुख्य हत्यारोपी का नाम भी उजागर हो गया है और करछना थाना इलाके के सर्कल ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक बक्सर बिहार का रहने वाला सूरज गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी फिरोज नाम का एक आदमी बताया जा रहा है, जो इस वारदात के बाद से मौके से फरार बताया जा रहा है। जांच में शक की सुई फिरोज तक पहुंची है, जिसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई और वहां से सूरज के कुछ कपड़े भी मिले थे, जिसके आधार पर उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है।
और बता दें फिरोज की पत्नी नजमा पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं आरोपी की तलाश लगातार दबिश दी जा रही है और बता दें कि आरोपी को गिरफ्त में लेकर जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है जब स्थानीय लोगों को यहां शव मिला था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। शव के कई अंग काटकर उसे जलाने की भी कोशिश की गई और जिसकी वजह से बॉडी की शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई और इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया और पता चला कि सिर कटा और जला हुआ शव बक्सर के एक युवक का बताया जा रहा है। दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला के साथ गाजियाबाद में बर्बरता पूर्वक गैंगरेप का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आयोग ने मामला दर्ज कर एफआईआर की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों को लेकर भी जानकारी मांगी है। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली 38 वर्षीय महिला जो 16 अक्टूबर को अपने भाई को जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने के लिए गाजियाबाद गई हुई थी और रात में जब वो घर लौट रही थी उस रास्ते में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और सुनसान जगह ले गए जहां पहले से एक युवक मौजूद था और महिला आयोग ने कहा कि आरोपी ने महिला से 2 दिन तक गैंगरेप और प्रताड़ित किया गया। यही नहीं, प्रताड़िता के साथ साथ उसे पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी बता दें, जिसके बाद आरोपियों ने उसके हाथ पैर बांधकर एक बोरी में डालकर सड़क पर फेंक दिया। पीड़िता खून से लथपथ हालत में सड़क पर मिली और आयोग के कहा इन 5 आरोपियों ने पीड़िता को से गैंगरेप किया है। 2 दिन तक वो उसे प्रताड़ित करते रहे और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्रताड़िता के शरीर पर कई गहरे घाव के निशान मिले हैं और उसे बेहद गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला की हालत के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टर रजत ने बताया है कि 18 अक्टूबर की सुबह नंद नगरी की रहने वाली 35 से 38 साल की उम्र की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम पीड़िता की हालत पर नजर बनाए हुए हैं, उसे टेस्ट किए जा रहे हैं और पीड़िता के शरीर पर गहरी चोटों के निशान भी मिले हैं। डॉक्टर रजत ने कहा कि पीड़िता इस वक्त गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में है और 3 से 4 डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि पीड़िता से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, जिसके चलते उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंदी मॉड्यूल के एक धुर चरमपंथी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निवासी बासित कलाम सिद्दीकी को प्रबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया द्वारा आतंकवादी हिंसा के जरिए भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए युवाओं को चरमपंथी बनाने और उन्हें भर्ती कराने की साजिश से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने पिछले साल 19 जून को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां कानून की विभिन्न धाराओं के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा सिद्दीकी का आईएसआईएस आकाओं के साथ करीबी संपर्क था और वो वॉइस ऑफ खुरासान पत्रिका के जरिए आईएसआईएस के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने, प्रकाशन और प्रसार में शामिल था। उन्होंने कहा कि वो आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंदी मॉड्यूल का धुर चरमपंथी सदस्य था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान स्थित अपने आईएसआईएस शाखाओं के निर्देश पर वो विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था और आईडी विस्फोटक बनाने के लिए घातक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहा था। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक 38 वर्षीय महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की पहचान शाहरुख, जावेद, दीनू, ढोलू और औरंगजेब के रूप में की गई है। इनमें से शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली बताई जा रही है। महिला को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी कि जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालवाल ने गाजियाबाद के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। ये घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन रोड की बताई जा रही है। यह दावा किया गया है कि यह महिला बोरी में बंद मिली थी और पुलिस को इसकी सूचना किसी ने दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने अपने बयान के मुताबिक कहा है कि 16 अक्टूबर को भाई के जन्मदिन के लिए नंदग्राम गई हुई थी। वहीं से महिला को किडनैप करके उसके साथ रेप किया गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में जीटी रवि अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर रजत ने बताया है कि महिला की हालत गंभीर नहीं है और उन्हें बाहरी चोटें हैं, अंदरूनी चोटें नहीं लगी हैं। महिला को अस्पताल में लाया गया है और उधर पुलिस ने महिला के साथ रेप होने की पुष्टि की है, लेकिन उसके बारे में बंद मिलने और के दावे से इनकार किया है फिलहाल के लिए। गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई और पुलिस के अनुसार 5 लोगों ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया और फिर उसे बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद पड़ी मिली। इसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की माने तो प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाशी लगातार जारी है। और बता दें कि पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दूसरी ओर इस मुद्दे पर मामले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद एसएसपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस खबर के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर जीटीबी अस्पताल में भर्ती महिला की हालत में सुधार हुआ है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली की लड़की गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी, जब उसे जबरन गाड़ी में उठाकर ले गए और 5 लोगों ने 2 दिन तक बलात्कार किया उसका। उसके बाद सड़क किनारे बोरी में मिली है वो और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। बता दें गाजियाबाद एसएसपी को भी नोटिस इश्यू कर दिया गया है इस मामले में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि योगी सरकार ने सड़कों के गड्ढे मुक्त के लिए अभियान चला रखा है। 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढे मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जो सड़कें रिपेयर की जा रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी जांच के लिए खुद PW मंत्री और लखनऊ मंडल के प्रभारी जितिन प्रसाद सड़क पर उतरे हैं। बता दें मंत्री ने लखनऊ के व्यस्त चौराहों पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता की जांच की है। इसी दौरान काम में कमी मिलने पर उन्होंने सभी अधिकारियों के मौके पर बुला लिया और जमकर लताड़ भी लगाई। PW मंत्री जितेंद्र प्रसाद लखनऊ के व्यस्त चौराहों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों पर गड्ढे भरने का काम देखा, लेकिन जब उन्होंने मरम्मत के काम में कमी दिखाई दी तो उन्होंने मौके पर ही सभी अधिकारियों को तलब कर लिया और उन्हें फटकार भी लगा दी। इसके बाद उन्होंने अपने सामने ही सड़क के छेद करवा कर 2 टुकड़े निकलवाए और जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। जितेंद्र प्रसाद को एक जगह मानक के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं मिला, जिसे लेकर उन्होंने इंजीनियर को भी फटकारा। जितेंद्र प्रसाद ने इस दौरान बातचीत के लिए
जांच में कमी मिलने पर हुई बड़े अफसरों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। तो सीधे तौर पर वो सड़क पर उतरे और गड्ढों की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कमी देखी और फिर तमाम जो वहां पर लोग थे, अधिकारी थे, उन पर फटकार लगाई। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ वेकेशन के सेमेस्टर 2 के प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे जाने के बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदार शिक्षक, कोर्स कोऑर्डिनेटर और संबंधित अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के सवाल पूछना विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों के खिलाफ है। उनका कहना है कि महामना हमेशा गोवंश के संरक्षण के लिए काम करते थे और छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय हमेशा गौ हत्या के खिलाफ रहे। छात्रों का कहना है कि मालवीय जी गोवंश संरक्षण के आजीवन काम करते रहे हैं। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गोवंश की पढ़ाई करने और बीफ पर सवाल पूछे जाना अनुचित नहीं है और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज में बीफ पे वर्गीकरण को लेकर सवाल पूछा गया। इसी सवाल पर छात्र भड़क गए और आक्रोशित छात्र दोपहर केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने पहुंचे। छात्रों ने कुलपति की अनुपस्थिति में कुल सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि बी बॉक और के दूसरे सेमेस्टर में प्रश्न पत्र के प्रश्न में बीफ क्या है, इसका वर्गीकरण करने और बताने की विधि पर सवाल पूछा गया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सदैव गो हत्या के खिलाफ रहे। उन्होंने गोवंश के संरक्षण के लिए कार्य किया। इसके बाद भी इस तरह का सवाल पूछा जाना महामना के सपनों को साकार करने की जगह अन्याय है। कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी फ्लैटों की कमियां दूर करने और बेचने के लिए बेहद संजीदा दिख रहा है और इसलिए अब तक ये तय किया गया है कि इसके लिए सलाहकार की मदद ली जाएगी। इसके लिए प्रीपेड मीटिंग हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और ऐसा करने वाला कानपुर विकास प्राधिकरण प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण होगा और केडीए ग्रीन्स और केडीए हाइट समेत विभिन्न आवासीय योजनाओं से कानपुर विकास प्राधिकरण के 5000 से ज्यादा फ्लैट पिछले 5 सालों से खाली पड़े हुए हैं। इन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। केडीए की जिन योजनाओं में फ्लैट्स खाली हैं वो इस प्रकार हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कई बार पहले आओ पहले पाओ की योजना के तहत इन्हें बेचने के लिए मेला तक लगा दिया, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले में भी गिने चुने फ्लैट्स बिक चुके हैं और सिर्फ 810 फ्लैट वाली सिग्नेचर सिटी योजना में 90 से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं और अन्य के लिए विकास प्राधिकरण को खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के सबसे ज्यादा फ्लैट्स खाली हैं। योजना में फ्लैट की कीमत 11,65,000 है और केडीए ने सिग्नेचर ग्रीन्स के दाम 5 लाख तक बढ़ा दिए हैं और इन योजनाओं में 3 बीएचके फ्लैट्स और 2 बीएचके फ्लैट्स हैं और बता दें कि अन्य योजनाओं में पुरानी दर पर अपनी फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं और फिर भी ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। केडीए के ऊपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा की माने तो सलाहकार योजना की कमियां दूर करने के लिए उपाय भी बताएगा। दरअसल प्राधिकरण के ज्यादातर अपार्टमेंट शहर के बाहरी क्षेत्रों में बने हैं जिनके चलते आवागमन की सुविधा नहीं है, वही साफ सफाई भी सुव्यवस्था नहीं है और आसपास के अच्छे स्कूलों में भी नहीं है और इसलिए केडीए के इन योजनाओं में करीब 1200 करोड़ रुपए ब्लॉक पड़ा हुआ है जिनके अब प्राधिकरण गंभीरता पूर्वक निकालने के मूड में नजर आ रहा है। अयोध्या में दीप उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। साथ ही अयोध्या के राम की पैड़ी को सजाने और संवारने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। राम की पैड़ी के घाटों की साफ सफाई करने का काम भी शुरू हो गया है। इस बार राम की पैड़ी पर 15 लाख से ऊपर दीपक जलाए जाएंगे और दीपक को राम की पैड़ी पर रखा जा रहा है और ये दीपक 23 अक्टूबर को राम की पैड़ी को शोभा बढ़ाएंगे और इन्हीं दीपकों से एक बार फिर राम की पैड़ी जगमगा उठेगी और वहीं पूरी अयोध्या में इस बार 17 लाख दीपक जलाकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। इस बार यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीप उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पर लाइटनिंग और साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस बार यहाँ कई प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाएंगे जो अपने में ही अलौकिक और अद्भुत होंगे। वहीं दीप उत्सव के नोडल अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि जो दीपक राम की पैड़ी पर बिछाए जाने हैं उन दीपकों में
स्टोर करके रखा गया है और उन दीपकों को घाट पर पहुंचाया जा रहा है और कल से दीपक के बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। परसों दीपक में तेल और बाती डालने का काम किया जाएगा और 23 लाख तारीख को दीपक को पूरी तरह से बिछाया जाएगा और इसके बाद दीपकों की काउंटिंग होगी और उन्होंने एक बार फिर दीपोत्सव में नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। यूपी में अभी तक मौसम साफ बना रहेगा और मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक 26 अक्टूबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा और शुष्क रहेगा। वहीं इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि प्रदेश में सर्दी के साथ साथ औस और कोहरा का असर बढ़ेगा। फिलहाल दूर दूर तक बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को भी राजधानी लखनऊ सहित यूपी के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाराणसी में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान लखीमपुर खीरी में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बता दें यूपी के अलग अलग जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम से खराब श्रेणी में रिकॉर्ड दर्ज की गई है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है और मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 141 दर्ज की गई है। वाराणसी के अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 117 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।